डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। इसमें हम सबसे पहले एक पिंड लेते हैं, ये दोलित्र लेते हैं ऑसिलेटर। इस ऑसिलेटर में अपने जो सेंटर पोजीशन में होता है, इससे ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इसमें जो आपका इसका जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वाई। के ये फोर्स कांस्टेंट और रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको इसकी तरफ, इस सेंटर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। और जो इसका फोर्स है उसमें जो फ्रिक्शन के कारण जो डैम्पिंग होगा उसको हम आर डी वाई बाई डी टी यानी फ्रिक्शनल फोर्स से बता रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो डैम्पिंग हो रही है वो डैम्पिंग टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वो एक्सपोनेंशियली इसमें पुनः एम्पलीट्यूड को उसी दशा में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बार से लगाते हैं। तो उस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वैल्यू है F0 sin ओमेगा टी। और इसको हम दिखा रहे हैं, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस के वाई माइनस आर डी वाई बाई डी टी प्लस F0 sin ओमेगा टी। अब इसको हम इतना लिख सकते हैं, सपोज मास, इसका मास m है तो m d2 ओवर dt स्क्वायर ऑफ y बाई dt प्लस k y इज इक्वल टू F0 साइन ऑफ ओमेगा t। अब हम m से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये आपका इतना आ जाएगा, ये इक्वेशन क्या जाएगी। और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन फॉर फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब जो फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसमें 2b इक्वल टू r बाई एम, जो फ्रिक्शनल फोर्स है r बाई एम, ये आपका इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है k अपॉन एम, और F0 इक्वल टू F0 अपॉन एम। तो ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो दो पार्ट्स में होगा, एक तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट और ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट। तो इससे पहले हम जानते हैं कि जो अगर हम इस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो नाउ द सॉल्यूशन इज सेम एज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो उसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमने पहले से ही निकाला है, ये इस तरह से YCF इक्वेशन का पार्ट है। अब हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ये वाला सॉल्यूशन है, ये राइट हैंड साइड में जो सॉल्यूशन है इसको निकालने की हम इसमें कोशिश करेंगे। लेट द सॉल्यूशन बी y इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू साइन ओमेगा t माइनस थीटा। द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो सपोज इतना है। तो अगर हम इसमें d बाई डी टी ऑफ y दैट इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t माइनस थीटा एंड d2 ओवर dt2 ऑफ y इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा t माइनस थीटा। ये हमारा इतना आ जाएगा। इन वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो नाउ वी गेट माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस थीटा प्लस 2b इंटू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस थीटा, और ये वाला आपका प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर a साइन ओमेगा t माइनस थीटा। और जो इज इक्वल टू राइट हैंड F0 को अगर हम इतना लिखते हैं साइन ओमेगा t माइनस थीटा और प्लस थीटा अगर हम लिख दें तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, और इसको ये भी लिख सकते हैं F0 साइन ओमेगा t माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसके में अगर हम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा और कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, इस इक्वेशन में अगर हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी, अगर हम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा और कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा को इन इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें
जो साइन ओमेगा टी वाले के लिए तो ये मिलेगा a ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू f0 cos ऑफ थीटा एंड 2b ओमेगा a इज इक्वल टू f0 साइन थीटा। तो अगर हम इसको इनका स्क्वायर और ऐड कर दें तो नाउ वी गेट a इज इक्वल टू f0 डिवाइड बाई 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का रूट, और जो दूसरा आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू टू बी डाउन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। नाउ द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू f यानी कि a साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। हमारा जो a है वो इतना है और जो थीटा की वैल्यू है वो इससे निकाल सकते हैं। इफ ओमेगा ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे कम है तो a कम्स आउट टू बी। इसमें हम ओमेगा स्क्वायर छोड़ सकते हैं तो यह आ जाएगा f0 ओवर ओमेगा 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू f अपॉन f0 अपॉन m डिवाइड बाई k अपॉन m, सो दैट इज f अपॉन k। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज मच लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ये केस 1। केस सेकंड हम ले सकते हैं इफ ओमेगा इज ग्रेटर इक्वल ओमेगा 0 तो a इज इक्वल 0 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और जो इसकी वैल्यू है वो आएगी f अपॉन m ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यानी कि यहाँ पे मास डिपेंडेंट है कैपिटल। और थर्ड केस है अगर ओमेगा इज इक्वल टू अगर ओमेगा 0 है, यानी कि जो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी तो नाउ इस समय जो है इसका जो एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू आएगा f0 ओवर 2b एंड ओमेगा, 2b ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो जो ये कंडीशन है इस कंडीशन को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड रिजोनेंस, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड रिजोनेंस। इस कंडीशन को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड रिजोनेंस। तो जो हमारा इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आएगा आपका y इज इक्वल टू y कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस y पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा पर्टिकुलर जो इंटीग्रल वाला सॉल्यूशन है वो आपका ये है और कंप्लीमेंट्री फंक्शन वाला सॉल्यूशन ये है। तो इन दोनों की मदद से हम इसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और इसमें जो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। तो ये आपका सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से इसको प्लॉट करते हैं। हमारा जो ये फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो y इज इक्वल टू y कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस y पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो हमने देखा कि जो आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सॉल्यूशन ये है और कंप्लीमेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सॉल्यूशन ये है, जहां की a इससे दिखाया गया है और आपका थीटा को हम इससे निकाल सकते हैं, p की वैल्यू को हम इससे निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास वी हैव थ्री कंडीशंस, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तब सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा। और इसमें जो हमारा b है, b का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम b की वैल्यू को बहुत ज्यादा b की वैल्यू है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका यहां पे, और जैसे हम b को कम कर रहे हैं मतलब आपका डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा है तो आपका एम्पलीट्यूड कम रहेगा। जैसे b की वैल्यू को हम कम करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इस रीजन में बढ़ रहा है, और ये हमारा जो है रिजोनेंस कंडीशन है। और जैसे ही हमारा b हम स्मॉल लेते हैं तो इसका जो शार्पनेस है वो रिजोनेंस की जो शार्पनेस है वो बढ़ जाएगी, यानी जो इसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम
बी को 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और ये आपका जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बीच में सिस्टम में जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिस्टम है जितना डैम्पिंग कांस्टेंट कम होगा उसका शार्पनेस उतना ज्यादा होगा।